प्रिय श्रोताओं, आपको महात्मा ब्रह्म मुनि का बारंबार नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। आज मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। हो सकता है आपके जीवन में कभी किसी भी मोड़ पर वो काम आ सके। मात्र मेरा एक यही उद्देश्य रहेगा। सन 1958 में कक्षा प्रथम में प्रवेश मेरे मूल ग्राम की प्राथमिक पाठशाला में कराया गया। उस समय प्राथमिक विद्यालय कक्षा 4 तक के होते थे। परमात्मा की बहुत ही महती अनुकंपा रही है कि मुझे विभिन्न प्रकार से जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने में काफी अच्छा रहता था। लगभग विद्यालय में प्रथम अथवा द्वितीय स्थान पर ही मैं अपनी कक्षा के अंदर आया करता था। कक्षा 4 में जब हम बोर्ड की परीक्षा थी, उस परीक्षा से पहले एक एग्जाम हुआ करते थे जिसमें जो ब्रिलियंट बच्चे होते थे उनको सरकार की तरफ से वजीफा मिलता था। मेरा भी चयन उसमें हुआ, लेकिन मेरे साथ जो अध्यापक तहसील स्तर पर एग्जाम देने के लिए मेरे साथ जिस अध्यापक को भेजा गया था, उस अध्यापक की थोड़ी सी लापरवाही कि उन्होंने हमें सही ढंग से दिशा निर्देशित नहीं किया, जिसके कारण हम एग्जाम में अपना कौशल नहीं दिखा पाए। हमें नहीं समझाया गया कि एग्जाम इस तरह से होगा। हम भयभीत हो गए। हमको एग्जामिनर ने ये कह दिया कि अगर आपने जरा भी इधर उधर देखा तो नीचे फेंक दिए जाओगे, और हम भयभीत हो गए। हमने कागज पर कुछ भी नहीं लिखा, आंसर बुक खाली की खाली दे दी। खैर, वो समय था, हम उससे वंचित रह गए। धीरे धीरे आगे बढ़े। मेरे जीवन में 2 मेरे अध्यापक आदर्श अध्यापक के रूप में रहे। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक माननीय सूरज भान जी चौधरी, गांव बूढ़ोली के रहने वाले थे। वो मेरे आदर्श पुरुष रहे, आदर्श अध्यापक रहे। और दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर एक तुलसीराम जी यादव, सुनारिया ततारपुर के रहने वाले थे। वो मेरे आदर्श अध्यापक रहे। मैं उनके जीवन से बहुत कुछ मुझे प्रेरणाएं मिली। उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसे हम मिडिल स्कूल कहा करते थे उस समय, वो भी बोर्ड की परीक्षा होती थी। उस परीक्षा में मैं और एक लड़का मेरे साथ, सूरजमल नाम का था, बूढ़ोली का रहने वाला सूरजमल चौधरी, मेरा अच्छा मित्र हुआ करता था। और दोनों ही हम कभी 2-4 नंबर उसके अधिक आते थे, कभी 2-4 नंबर हमारे अधिक आते थे। 8वीं का रिजल्ट आया। दुर्भाग्य से मैं तो पास हो गया, लेकिन वो अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। कितना व्यक्ति अपने आप को असहाय समझ लेता है। फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। असफल होता है वही सफल होता है। लेकिन वहां इसका उल्टा हुआ। वो मेरा साथी असफल हुआ, और जब वापसी गांव जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी और उसके प्राणांत हो गया। टूट गया वो एक छोटी सी गलती से। इतनी छोटी गलती जो जीवन को ले जाती है। मैं ये मानता हूं, असफल होना ही सफलता की सीढ़ी है। इसलिए असफलता व्यक्ति का आकलन नहीं है। बहुत ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि 10वीं के अंदर ग्रेस से पास हुए, 12वीं में भी कमी अंक आए, ज्यादा अच्छे नहीं आए, और वो अच्छे IAS RAS लेवल तक निकले हैं। इसलिए कभी भी अपने उत्साह को कमजोर नहीं करना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। 9th में हम गए। रास्ता बड़ा विकट, बहुत विकट रास्ता, 6-7 किलोमीटर पैदल जाना, बीच में पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना उतरना, नदी खाले। और 9th में तो हम 6 लड़के गए थे, लेकिन वो 5 मेरे साथी फेल हो गए और उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अकेला 10वीं में रह गया मैं। अगर मैं भी छोड़ देता उनके साथ तो शायद आज आपको ये बातें बताने की योग्यता मैं नहीं रखता।
हिम्मत रखी। अकेला जाना, सर्दी का समय, एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, 5:15 बजे मेरे को छोड़ा जाता था वहां से, और उसके बाद पहाड़ चढ़ करके पैदल आना, इतना भारी उतारे निकल आते थे। जब मैं घर पहुंचता था रास्ते में डर भी लगता था। उस समय जंगली जानवर भी हुआ करते थे, लेकिन परमात्मा ने हिम्मत दी, हमने उस हिम्मत को संजो कर रखा, और मेरी माताजी और मेरे पिताजी मेरा साहस बढ़ाते रहे, और मैं 10वीं में नॉर्मल छात्र के रूप में उत्तीर्ण हुआ। क्योंकि वहां भी कुछ बाधाएं आई। प्रधानाध्यापक महोदय जो हमारे हाई स्कूल के हुआ करते थे, वो हमसे कुछ नाराज रहते थे, खपा रहते थे, और उन्होंने जब जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी के अंदर हमारा सेंटर था, हमको अपने साथ नहीं रखा। सब बच्चों को एक साथ हॉस्टल बना के रखा और मुझे वहां प्रवेश ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, और एक कमरा लेकर किसी बीएड वाले लड़के के साथ रह करके हमने एग्जाम दिया। और अचंभे की बात मैं एक और बताता हूं, मैं कुछ हताश सा हो रहा था। पहला दिन गणित का पेपर था, मैं हताश हो रहा था। मुझे यहां तक डर था कि मुझे प्रवेश पत्र नहीं मिला था तो शायद परीक्षा में भी ना बैठ पाऊं। लेकिन उस बीएड वाले साथी ने मुझे उत्साह दिया। उनका नाम रघुवीर जी थे, नजफगढ़ के रहने वाले थे। और उन्होंने क्या किया, अचंभे की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने मुझे शाम को कहा चलो पिक्चर देखने चलते हैं। वो मुझे पिक्चर में ले गए। मैं कह रहा मेरा तो सुबह एग्जाम है भाई। अरे बेला सब एग्जाम, चलो पिक्चर देख। ले गए वो, और 12 बजे हम वापिस आए और आकर कहने सो जाओ। सो गए, सुबह एग्जाम देने गए। अचंभे की बात यह रही कि उस पेपर में मेरे सर्वाधिक अंक आए। गणित में 10वीं के अंदर मेरे सबसे ज्यादा, और विषयों में सबसे ज्यादा अंक रहे। परमात्मा की कृपा थी। उसके बाद अहिर कॉलेज रेवाड़ी में एडमिशन लिया। लेकिन चूंकि मेरे एक चाचा मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, बाधाएं डाला ही करते थे, शुरू से डाल रहे थे। लेकिन वो हमने जब तक तो वेतो नहीं दिया, लेकिन उसमें उन्होंने जब प्री यूनिवर्सिटी के अंदर हम गए तो हमें बिल्कुल ही इतना डिस्टर्ब किया कि हम उस कक्षा में फेल हो गए और हमने पढ़ना छोड़ दिया। 1967 में 10वीं किया था। 1967 में ही हमारी शादी हो गई थी। शादी के बंधन में बंधने पर कुछ जिम्मेवारियां भी बढ़ गई थी, और आकर हम घर पिताजी के साथ खेती का कार्य करने लगे। पिताजी ने कहा कुछ और पढ़ लो, तो फिर हमने एसटीसी किया, और 69 से 71, 68, 69, 71 के अंदर हम 2 वर्ष की एसटीसी करके घर आए। आने के बाद ये सोचा कि एसटीसी में यदि फेल हो गए तो क्या करेंगे, अथवा नौकरी नहीं लगी तो क्या करेंगे। तो पिताजी ने हमको ये कहा आते ही, वहां से परीक्षा देकर आए जैसे ही फाइनल ईयर की, कि ये ऊंट ले जाओ और गांव जाकर के पूरे खेतों को जोत दो। सारी गर्मियों में भयंकर गर्मी पड़ती थी। हमने लगभग 10 एकड़ खेत थे, 10 एकड़ खेत को ऊंट से जोता, और उसमें शरीर पर छाले भी पड़े, पसीना भी आया, तकलीफ भी हुई। तो ऐसा महसूस हुआ कि अगर घर रहेंगे तो यही कार्य करना पड़ेगा, और मौका लगा, हम मिलिट्री में भर्ती हो गए। मिलिट्री में भर्ती होने के पश्चात भाग्यशाली हैं हम कि जो भी हमारे वेदों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार जो आश्रम बना गए, उन आश्रमों को हम पार करते हुए आए। हम किसान के घर में जन्म लेकर किसान का कार्य किया, क्षत्रिय बनकर 1971 का युद्ध लड़ा। उसके बाद अध्यापक बने, ब्राह्मण बनकर अध्यापक बने, शिक्षा दिया, और आज हम वानप्रस्थ के साथ, वानप्रस्थ की श्रेणी में आकर के वानप्रस्थ का जीवन जी रहे हैं। जून 1971 में हम मिलिट्री के अंदर भर्ती हुए। रेजिमेंट थी 126 एडी रेजिमेंट, जो हवाई जहाजों को गिराने का काम करती हैं। हमको यह बताया गया कि आपको एज ए यूनिट एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के रूप में आपको भर्ती किया गया है। हमें अच्छा लगा, और थोड़े दिन की ट्रेनिंग के बाद ही हमको एक कार्य सौंपा गया। 1200 आदमी की यूनिट थी, और यूनिट थी दिल्ली आंध्र पर्वत में। आंध्र पर्वत में हम रह रहे थे, 1200 आदमी की यूनिट थी। हमको काम सौंपा गया कि आप सारी यूनिट को मैप रीडिंग पढ़ाओगे। मेरा मैप रीडिंग पढ़ा हुआ नहीं था, ज्योग्राफी 1 साल पढ़ी जरूर थी,
लेकिन चलो जिम्मेवारी मिली तो पढ़ाना था, तो पहले पढ़ता, उसके बाद 50-50 के बैच में मैं मिलिट्री के साथियों को मैप रीडिंग की ट्रेनिंग दे रहा था। काफी समय लगा, ट्रेनिंग देता रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा, सारे अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध रहे, सभी हमारा आदर करते थे और गुरुजी के नाम से हमको वहां जानने लग गए। मुझे नहीं पता था मुझे वार में भेजा जा रहा है। एक दिन में शाम को पिक्चर देखने के लिए, रेजिमेंट के अंदर ही पिक्चर हॉल था, मैं वहां बैठा हुआ था। मेरे पास एक व्यक्ति आता है, मेरा साथी ही था, कि साहब आपको कर्नल साहब ने बुलाया है अभी अभी, जस्ट रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं वहां से गया, सिविल ड्रेस में था, कर्नल साहब खड़े हुए थे ग्राउंड के अंदर ही। मैंने जाते ही उनको सैल्यूट किया, तो उन्होंने कहा, मिस्टर आपको सामान सारा का सारा जो आपका था वो गाड़ी में लोड कर दिया गया है, आपका खाना लोड हो गया है, आप गाड़ी में बैठिए और ये नक्शा है और सरसा हवाई अड्डे पर आपकी गनें लगनी है, तो आप तुरंत जाकर लोकेशन के अनुसार गनों को सेट कराइए, एडवांस पार्टी में आप जाएंगे। मेरे सीनियर, मेरे कमांडेंट कैप्टन चोपड़ा मेरे साथ थे और हमारी 6-7 आदमियों की टीम गाड़ी लेकर के हम आगे निकल जाते हैं और हमारे पीछे हमारी सारी कानबाई चालू चल देती है, जिसमें गने, रडार इत्यादि सारे इक्विपमेंट्स थे और सारे जवान थे। रेजिमेंट में 3 बैटरी थी, डेल्टा, अल्फा और चार्ली। हमारी एक बैटरी को उधमपुर लगाया गया था, एक बैटरी को अंबाला हवाई अड्डे पर लगाया गया था और हमारी जो बैटरी थी, जिसको डेल्टा बैटरी कहते थे, उसको सरसा हवाई अड्डे पर लगाया गया था। तुरंत हमने जाकर के एडवांस पार्टी लोकेशन को सेट किया और कानबाई को सूचित किया और कानबाई के सुबह 4 बजे हमारी रेजिमेंट वहां जाकर के अपना काम शुरू कर दिया। आनंद फानंद फटाफट बैंकर खोदे गए और अपनी लोकेशन सेट की गई। उसके बाद मुझे डेल्टा 6 गन के ऊपर सेट ऑपरेट करने के लिए लगा दिया गया। रह रहे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, बड़े प्यार से, बड़ा तरीके से वहां सीआईडी के रूप में भी काम करना पड़ रहा था और हर तरह से सावधान रहते हुए अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। वहां इन्फेंट्री की यूनिट, एक मद्रास यूनिट लगी हुई थी जो चारों तरफ लोकेशन को चेक कर रही थी। इसी दौरान में दिसंबर में 30 नवंबर को मैंने ये कहा कैप्टन चोपड़ा से कि सर यदि आप इजाजत दें तो मैं गांव ही आऊं, और उन्होंने मुझे इजाजत दे दी, मैं गांव आ गया। लेकिन 3 दिसंबर को जैसे ही मैं सुबह उठा तो पता लगा वार हो गया है। मैं तुरंत कपड़े पहने और वहां से रवाना हो गया। रात को करीब 3 दिसंबर की रात को मैं लगभग 2:30 बजे मेरी लोकेशन पर पहुंचता हूं। पहुंचने के बाद जैसे हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी, तभी पाकिस्तान का जहाज आता है। मैंने सेट से सूचना दिया कंट्रोल रूम को कि पाकिस्तान का जहाज आ रहा है, इतने डिग्री पर आ रहा है, इस दिशा से आ रहा है। रडार पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था, एक सूबेदार और एक एलडीसी, उन्होंने कहा नहीं, हमारा अपना जहाज है MiG-21। लेकिन वो वास्तव में मिराज था और उसने आकर गोले ठोक दिए इतनी देर के अंदर, और गोले ठोकते ही हमने फायर खोल दिया। मैं 2 नंबर की सीट पर जाकर भागकर बैठ गया था गन पर, और 2 नंबर की सीट का काम होता है बैरल को निशाने पर लगाना। L60 गनें हुआ करती थी उस समय, आजकल तो वो रिटायर हो गई हैं। फायर हुए, 48 गनें लगी हुई थी, चारों तरफ से फायर हुए और वो हवाई जहाज गिरा लिया गया। उसके बाद तुरंत आदेश हुआ, सुबह मुझे कंट्रोल रूम में बुला लिया गया और जो रडार पर व्यक्ति बैठे हुए थे, एक सूबेदार और वो क्लर्क, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद पूरे वार टाइम में मैं कंट्रोल रूम में ही ड्यूटी दिया। 6 बंदे मेरे पास मेरे साथ काम करते थे, 2-2 घंटे की ड्यूटी पर। 2-2 बंदे 2-2 घंटे ड्यूटी देते थे और मैं कंटिन्यू ड्यूटी देता था। उसके बाद कोई हादसा भगवान की कृपा से नहीं हुआ। युद्ध के बाद मार्च में हमारी रेजिमेंट वापस आई
तो जब हमारी रेजिमेंट वापस आ रही थी तो हिसार कलेक्टर ने हमको चाय पार्टी दी और धन्यवाद दिया कि हिसार में किसी प्रकार का भी नुकसान आपके रेजिमेंट के कारण नहीं हो पाया, कोई हवाई जहाज इधर से क्रॉस नहीं किया। वापिस आनंदपुर दिल्ली आ गए। आने के बाद दिमाग में आया कि अपने अध्यापक लाइन में ही जाएंगे और जून 1972 में हमने मिलिट्री सर्विस से रिजाइन दे दिया। आगे आने के बाद फिर संघर्ष शुरू होता है। एक प्राइवेट स्कूल में 105 रुपए पर महीने की नौकरी पर लगे सैनिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में। वहां ये प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल जी सैनी हुआ करते थे, जिनकी प्रेरणा से हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का सुअवसर मिला और हमने सत्यार्थ रत्न की परीक्षा भी दी। सत्यार्थ रत्न की परीक्षा देकर के हमें आर्य सभ्यता के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ी और हमारी आर्य सभ्यता के गहराई में उसके अध्ययन करने का भी हमें मौका मिला। लगभग 3 या 4 महीने हमने वहां नौकरी किया। उसके बाद हम जालोर जिले के अंदर चले गए, क्योंकि यहां अलवर जिले में जब हम अपना नाम दर्ज कराने के लिए गए थे तो जो वहां एलडीसी बैठा हुआ था उसने हमसे 20 रुपए रिश्वत के मांगे नाम दर्ज करने के, और हम चूंकि फौजी आदमी थे हम तो इस चीज के विरुद्ध थे, तो हमने उसकी शिकायत रोजगार कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी होता था, अप्लाइड एक्सचेंज ऑफिसर, उनको कर दी। उन्होंने उनको डांटा, हमारा नाम दर्ज हो गया, लेकिन उस बाबू ने हमको एक चेतावनी दी कि जब तक मैं इस सीट पर बैठा हूं आप अलवर जिले से नौकरी नहीं ले सकते। हमने उस बात को ध्यान नहीं दिया, आ गए, लेकिन वास्तव में हमारा इंटरव्यू नहीं आता था और उस साथियों के इंटरव्यू आने लगे। हमने जानकारी ली तो पता लगा कि रजिस्टर्ड लेटर नहीं आते हैं, नॉर्मल लेटर आते हैं और आपके लेटर को फाड़ दिया जाता है वहीं पर और बाकी के लेटर भेज दिए जाते हैं। बस फिर हम हताश से हुए थोड़े से, लेकिन फिर सोचा कि नहीं ऐसे काम कैसे चलेगा, हिम्मत बढ़ाई और मेरे पुराने साथी सीनियर हुआ करते थे जसवंत सिंह जी यादव मेरे गांव के, जिनके पास मैं जालोर जिले में हायर सेकेंडरी मालवाड़ा स्कूल के अंदर उनके पास चला गया। वहां थोड़ा प्रयत्न किया और 1-1.5 महीने के बाद मेरा सिलेक्शन वहां हो गया। पंचायत समिति जसवंतपुरा, गांव दातलावास, प्राथमिक विद्यालय दातलावास में मैं सिंगल टीचर लग गया। 6 महीने वहां नौकरी किया। उसके बाद मिडिल स्कूल के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से के द्वारा मुझे परमानेंट नौकरी मिल गई। 2 साल के प्रोहिबिशन पर मुझे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डावल, तहसील सांचौर, जिला जालौर में नौकरी मिल गई, जहां पर हम 8 अध्यापक होते थे, जिसमें 6 बिश्नोई जाति से थे, 1 कलवी जाति से और 1 मैं था। गांव बिश्नोइयों का था और वो गांव बदनाम था इस बात के लिए कि कोई भी कर्मचारी जो बाहर का होता था उससे वहां के कुछ बदमाश लोग मंथली लेते थे और उसे टिकने नहीं देते थे। लेकिन हमारा ये सौभाग्य रहा कि जो बदमाश थे वो हमारे एक किस्म से शिष्य बने और वो हमें पूर्ण रूप से उन्होंने सहयोग दिया और बड़े आराम से 3 साल हम वहां नौकरी करके अपना ट्रांसफर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी, तहसील आहोर, जिला जालोर के अंदर करवा लिया। 1-1.5 महीना वहां रहे। वहां के प्रधानाध्यापक जी बहादुर सिंह मेहता बहुत ही बढ़िया आदमी थे। वहां के ठाकुर साहब जो उस समय एमएलए हुआ करते थे, बहुत बढ़िया आदमी थे। उनके भाई थे मोहन सिंह राघव, जिनसे हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे। उसी दौरान अलवर में हमने अप्लाई किया था और हमारा अलवर में पोस्टिंग हो गया। वहां से उस नौकरी को छोड़ करके और हम पुनः अलवर में आकर के बानसूर तहसील में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाबरिया में पुनः हमने पदस्थापन किया।
बीच में थोड़ा सा एक अनुभव बता देता हूं जो रह गया था। जब मेरा पोस्टिंग डाउल विद्यालय में हुआ था, तो जैसे ही मैं सांचौर में पहुंचता हूं, रात्रि रुकना पड़ता है मुझे एक धर्मशाला में। तो वहां मैंने पूछा भाई ये डाउल गांव कहाँ है, तो वहां कुछ हमारे इलाके के जेईएन रुके हुए थे और उन्होंने भाषा के आधार पर मुझे पहचान लिया कि हमारे इलाके का है। तो उन्होंने हमें बड़े प्यार से समझाया और बताया कि डाउल गांव जहां है वहां है, हम आपको कल सुबह छोड़ देंगे वहां ले जाकर। लेकिन डाउल गांव तो बहुत बदमाश है, आप वहां कैसे नौकरी कर पाओगे? क्या बात है? बोले वहां तो कई अध्यापक या पटवारी वगैरह पिट चुके हैं। तो मैंने मजाक में कहा कि वो गांव में घुसते ही पीटना शुरू तो नहीं कर देते? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कोई बात नहीं, हम भी फौजी थे। वहां पहुंचे, लगभग 10:30 बजे हम उस विद्यालय में पहुंचे। वहां गेना राम जी बिश्नोई प्रधानाध्यापक हुआ करते थे और सीनियर टीचर दूसरे उनके सेकंड होते थे वो गोदाराम जी चौधरी। गोदाराम जी चौधरी ने हमें बड़ा प्यार दिया, अपने घर खाना खिलाया कमरे पर। और फिर दोपहर के अंदर हमने उनसे ये कहा भाई हम तो विद्यालय में रहेंगे। विद्यालय में? कहने लगा विद्यालय में रहोगे? हाँ जी। तो विद्यालय तो शमशान घाट के पास था, गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर, चारों तरफ जंगल ही जंगल और चारों तरफ मुर्दे गाड़े जाते थे। क्योंकि बिश्नोई जाति के लोग मुर्दे जलाते नहीं है, गाड़ते हैं। तो उस विद्यालय के चारों तरफ मुर्दे गाड़े हुए थे। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि भाई यहाँ तो भूत प्रेत जिन्न इत्यादि बहुत होते हैं और छत पर सो गए तो वो आपको नीचे फेंक देंगे। हमने कहा छत पे नहीं सोएंगे, चारपाई पे सो जाएंगे। चारपाई से नीचे फेंक, मैंने कहा हमने जमीन पे सो जाएंगे, जमीन से कहां फेंकेंगे? और मैंने कहा आप जाइए, हम यहीं सोएंगे। और वो सब चले गए और ये सोच करके कि आज ये सुबह शायद जिंदा नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, हम अपनी चारपाई चौक में डालकर, विद्यालय के चौक में चारपाई डाली और थोड़ी देर तो पढ़े लालटेन के चांदने में, और उसके बाद आगे नींद सो गए और सुबह बड़े आराम से समय पर उठे। नहा धोकर जब वो लोग आए तो हम बिल्कुल बढ़िया बैठे हुए थे। उसके बाद हम लगभग 3 महीने विद्यालय में ही रहे, कोई समस्या नहीं आई। इसी दौरान जो गांव के जो 2 4 5 जो बदमाश हुआ करते हैं, जो इस प्रकार की हरकतें करते थे, उनके बारे में पता चला। और खैर हमने एक और काम किया। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जो उस समय की परिस्थिति को अपने अनुकूल ढाल सके। हमने हेडमास्टर से कहा कि हम वॉलीबॉल बच्चों को खिलाएंगे। उस इलाके में वॉलीबॉल बिल्कुल नहीं चलता था, उनको यह भी नहीं होता पता था कि वॉलीबॉल होता क्या है। हमने वॉलीबॉल मंगा लिया, नेट मंगा लिया, पोल गाड़ दिए और ग्राउंड तैयार करवा दिया। अब जो आवारा टाइप के बच्चे थे वो भी आने लग गए और उन्होंने कहा गुरुजी आप हमको खिलवाइए। हमने उनको मना किया और वो रिक्वेस्ट करने लगे। तो हमने उनको ये कहा ठीक है, आप छुट्टी के बाद हमारे पास आइए, बात करेंगे। उस स्कूल में हमारे पास आए, जब हम अकेले बैठे थे, हमने पूछा क्यों खेलना चाहते हो? जी हमारा समय पास नहीं होता। क्या करते हो? उनके बारे में सारी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद हमने उनसे एक वायदा कराया कि यदि जो गलत हरकतें आप कर रहे हैं अब तक, यदि वो नहीं करते हैं तो हम आपको प्रवेश देंगे अपने विद्यालय के ग्राउंड में। और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और उसके बाद उन लड़कों ने वो कार्य बिल्कुल छोड़ दिया और वो हमारे एक किस्म से भक्त बने। और भगवान की दया से वो सारे के सारे पढ़ते थे, कोई कॉलेज में पढ़ता था, कोई सेकेंडरी में पढ़ता था। तो वो सारे अपने अध्ययन पर उन्होंने मन लगाया और इस प्रकार से वहां हम बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताया। और हमें इस बात का गर्व है कि आज भी वो बच्चे हमको याद करते हैं। बाबरिया विद्यालय के अंदर थे, बड़ा प्यार मिला बाबरिया गांव का। और हमने वहां स्काउट मास्टर की ट्रेनिंग किया और स्काउट मास्टर की ट्रेनिंग करने के बाद वहां हमने कबड्डी की टीम तैयार की और स्काउट मास्टर के लिए स्काउटिंग की टीम तैयार की। लगभग 1975 से और 1977 तक 2.5-3 साल के लगभग हम वहां रहे। उन लोगों ने इतना प्यार दिया कि इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। आप इस बात से समझ लीजिए कि जब मैं रिटायर हुआ, वहां से ट्रांसफर हुआ मेरा, तो मुझे वहां की महिलाएं गीत गाती हुई और बस स्टैंड तक छोड़ने आई थी। इतना बड़ा प्यार मुझे उन लोगों ने दिया। खाना कभी बनाने नहीं दिया, सेवा में कोई कमी नहीं रहती थी। उसके बाद हम आ गए तिजारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में। नंबर 2 में आने के बाद हमारे पुराने साथी बहरोड से राजा राम जी यादव हुआ करते थे। वो शिक्षक संघ शेखावत के जिले के अध्यक्ष होते थे, मेरे साथी थे ट्रेनिंग टाइम के। वो आए, उनके साथ धन्नालाल जी सैनी आए और
आकर उन्होंने कहा कि आप राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की शाखा यहां खोलिए और संघ के अंदर आप आइए। मैंने वहां शाखा खोली शेखावत संघ की। उसके बाद शेखावत संघ के अध्यक्ष बने। समय पाकर शेखावत संघ में मैं जिला अध्यक्ष भी बना और प्रांतीय कार्यकारिणी में भी विद्याधर गिल के साथ काम करने का मौका मिला। चलते रहे 1984 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा के अंदर ट्रांसफर हो गया। 1991 तक वहां सेवा दी। वहां रहते हुए शिक्षक संघों का संचालन करते हुए डिप्टी डायरेक्टर तक के अधिकारियों से संपर्क रहा। बहुत सुंदर समय बीता। 1987 में हमें पैरालिसिस हो गया, जिससे हम जो आगे पढ़ाई कर रहे थे वो हमारी पढ़ाई छूट गई और समय पाकर दवाई ली और हम ठीक हुए, लेकिन हमारी याददाश्त में कुछ कमी आ गई। 1991 में हमारा ट्रांसफर सरप्लस होते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोकर में हो गया और भोकर से हमने अपना ट्रांसफर रबाना कराया और वहां हमें हार्ट अटैक की दौरान में प्रॉब्लम आ गई। हार्ट अटैक हुआ। जयपुर गए डॉक्टरों के पास। डॉक्टरों ने हमें ज्यूरी बैठी, डॉक्टर कर्ण सिंह जी, डॉक्टर मधोक और डॉक्टर प्रकाश शर्मा। एंजियोग्राफी करने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि विदिन 10 डेज यदि आपने बाईपास सर्जरी नहीं कराई तो आपकी डेथ कभी भी हो सकती है। लेकिन हमने ऑपरेशन नहीं कराया, मना कर दिया और ये कहते हुए मना किया कि डॉक्टर साहब आपने तो हमारा जीवन निर्धारित कर दिया, लेकिन आपका जीवन कितने दिन रहेगा। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हमें मालिक की ऐसी कृपा रही, बस लगभग 2 साल आयुर्वेद दवाई ली और उसके बाद वो दवाई भी छोड़ दी और 20 साल तक हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बड़े आनंद से अपना जीवन जी रहे थे। इसी दौरान बच्चों की शादियां कर दी गई। बड़ा बच्चा मिलिट्री में चला गया, छोटा लड़का पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसने पीजी किया और समय पाकर हमने बच्चों को यह कहा था कि अब हम भगवान की साइड में कुछ साधना के क्षेत्र में जाना चाहते हैं और 2003 के दिसंबर में हमने अपनी सर्विस से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद 2004 में पहली बार 3 महीने तक मौन रख करके प्राणायाम की साधना किया। रोजाना 2.5 घंटे की 4 पारियां करते थे, 10 घंटे प्राणायाम करते थे। उसके परिणाम बहुत सुखद रहे, बहुत सुंदर रहे। उसके बाद में फिर घर आना हो गया। घर आकर फिर हमने 3 महीने अदर्शन मौन किया। ऊपर कमरा था, उसके अंदर से बाहर ही नहीं निकले थे। 3 महीने तक लगातार अंदर ही साधना किया, चलता रहा। 2006 में हमको जिन गुरुजी से हमने दीक्षा लेनी थी, सामान्य दीक्षा ले ली थी और आगे की उनसे दिशा निर्देश लेने थे, उन्होंने हमें नैनीताल भेजा पायलट बाबा के आश्रम में और ये कहा कि पायलट बाबा नाम के एक साधु हैं, एक सन्यासी हैं, जो अपने आप को 24वां तीर्थ सिद्ध पुरुष मानते हैं और ये कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर से हम सिद्ध पुरुषों के साथ मीटिंग करते हैं। आप जाइए और उनके यहां कुछ दिन रह करके और कुछ सीख कर आइए। हम वहां गए नैनीताल में। नैनीताल के पास में एक स्थान है गेठिया तल्ला। गेठिया तल्ला हम पहुंचे। हमने अपना जाकर परिचय दिया। उन महात्मा जी ने हमारा बहुत अच्छा आदर किया और वो 2100 रुपए 7 दिन के लेते थे रहने के। हमसे उन्होंने वो भी नहीं लिए। शिविर चल रहा था भारतीयों का। 7 दिन तक हम उस शिविर में रहे। उनके सानिध्य में रहने को का सौभाग्य मिला। लेकिन जब जब भी हमने उनसे कुछ व्यक्तिगत वार्तालाप करने की कोशिश की, वो किनारा करते चले गए। उसके बाद जापानियों का शिविर था। 7 दिन हम जापानियों के शिविर में रहे। उस समय भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये तो कहते रहे हाँ हाँ बैठेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वो चर्चा करने से बचते रहे। और 15 दिन रहने के बाद वो वहां से कहीं दूसरे स्थान के लिए निकल गए और हमसे उन्होंने फेस टू फेस किसी प्रकार की भी चर्चा नहीं की। हमने महसूस किया कि निश्चित तौर से ये खैर अपने समय के बहुत अच्छे विद्वान रहे होंगे, लेकिन आज पता नहीं क्या कारण है। क्योंकि वो पायलट बाबा कौन थे? इंदिरा गांधी के पायलट हुआ करते थे और गोवा युद्ध के वो हीरो रहे थे। तो अपने आप में देवानंद स्टाइल में रहते थे वो। जैसे जब वो अपने
सर्विस जीवन में होते थे और एक राज परिवार से, बिहार के एक राज परिवार से संबंधित थे, तो उनका जीवन जीने का जो तरीका था, कपड़े पहनने का तरीका था और जो भी उनको स्टाइल था, वो देवानंद एक एक्टर हुआ करते थे, उनकी तरह से वो अपने आप को रखते थे। लेकिन जब साधु बने तो पूर्ण रूप से साधु बन गए थे। 2006 में उनसे कुछ सीखा, आकर गुरुजी को शेयर किया। फिर समय पाकर गुरुजी ने एक 6 महीने का महायज्ञ किया जिसमें हम लगातार रहे। उसी दौरान गुरुजी ने हमें आदेश दिया कि आप वानप्रस्थ ले लीजिए और हमने 2006 में मार्च में उसका क्या कहते हैं, आपका नया संमत को 30 मार्च 2006 को हमने वानप्रस्थ लेकर के अब वानप्रस्थ का जीवन जी रहे हैं। तो सौभाग्यशाली रहे, संघर्षों से निकलते रहे और बीच में हमें मिलिट्री का ऑफर भी मिला था वापस आने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। और समय अनुसार परमात्मा की कृपा है, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा समाज है, सभी लोग सब सम्मान देते हैं। संघर्ष में जीवन रहा, संघर्ष में लेकिन सकारात्मक सोच रहा, कभी भी नकारात्मक सोच नहीं हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इससे प्रेरणा ले सकें तो बहुत अच्छा होगा, मैं अपनी वार्ता को सफल मानूंगा। मैं आज के युवाओं से प्रेरणा ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो संघर्ष से नहीं घबराएं, सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रयत्न करते रहें। आज मैं पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के सानिध्य में रखने का प्रयत्न कर रहा हूं और उसके परिणाम बहुत ही सुखद आ रहे हैं। तो आप भी जैसे हमको सारे आश्रमों में से गुजर कर जो अनुभव प्राप्त हुए, आप अपने उन्हीं पद चिन्हों पर चल करके पहले अपने आप को बनाइए। हम बनेंगे तो समाज बनेगा, समाज बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। अपनों के प्रति समर्पित रहिए। बड़े सौभाग्य से अपने जिन लोगों से हमारे खून के रिश्ते हैं, बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, उन सबका आदर कीजिए। अपने जीवन में धन को कमाइए, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, ये मानते हुए अपना जीवन जिए। ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ अमानत है, इसे सुरक्षित रखिए। इसको भंडार मत बनाइए, इसको ऐसा मत बनाइए कि जो कुछ आया वही खा लिया, जो कुछ आया लिया वही पी लिया और इसको जो है कचरादान बना दिया। कचरादान नहीं बनाना। जो आंखें और कान दो ऐसी चीजें हैं जो अपने अंदर देखती, आंखें जो देखती है वो आत्मसात कर लेती है, वापस नहीं करती। कान जो सुनते वो आत्मसात कर लेते हैं। इसलिए क्या सुनना है, क्या देखना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि खाने में तो आप सावधान रह सकते हैं, क्योंकि नाक बता देगा सूंघ कर गंदी चीजें नहीं खाओगे, जीभ बता दे कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, तो वो आप नहीं खाएंगे। पेट में खा भी लिया तो उल्टी कर दी जाती है, लेकिन कान और आंखों से जो अंदर चला जाता है वो वापिस नहीं आता, वो संस्कार बनते हैं। इसलिए हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या चिंतन करना है, इस पर विशेष सावधानी रहनी चाहिए। और जब ये सावधानी रहेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर से सफल बनेगा। मैं सभी युवाओं से यही संदेश देना चाहता हूं कि संघर्ष से मत घबराइए। बाधाएं आपका रास्ता नहीं रोकें, बाधाओं को चीर कर आप आगे निकलिए। ये बहुत ही पीक पॉइंट होता है, बहुत ही आज के टाइम में संघर्षशील क्षेत्र है। आज के टाइम में बड़ा टफ कंपटीशन होता है, इसलिए बहुत ही सावधान रहते हुए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। किसी तरह के भी किसी बाधा से नहीं घबराएं। हम दूसरे पर दोष नहीं देखें, हमारे परिवार ने हमारी मदद नहीं की, हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हम नहीं आगे बढ़ पाए, नहीं, ये सब बहाने हैं। करने वाले इन चीजों को गौण समझते हैं। मुख्य होता है लक्ष्य तक पहुंचना। इसलिए अपने लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़िए, सकारात्मक सोच रखिए। मनुष्य जीवन में मानव के लिए जो खाद्य पदार्थ है वही खाइए। मांसाहार इत्यादि किसी प्रकार का नशा ये मनुष्य के लिए नहीं है, इनसे बचिए और अपने सोच को बहुत ही सकारात्मक रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। सबका सम्मान कीजिए, सबका आदर कीजिए। धन्यवाद।